हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेट्स गुरु पर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 2011 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम। पार्ट 1 मैंने करा दिया है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की बात कर रहा हूँ। CTET लेवल 2 TGT। सो पार्ट 1 ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड। सो पार्ट 2 के बारे में आज हम देखते हैं, यानी कि इसमें कवर होंगे 16 से लेके 30 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, तो कीप वॉचिंग टेट्स गुरु। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे इस वर्ड को देखना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने के लिए पढ़ना। ठीक है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात हो तो बेसिकली इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन ए फिनोमेना, मतलब स्टूडेंट को कहें कि वो किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करें, कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है टीच स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट हाउ ए लॉ वर्क्स। बिल्कुल सही बात है कि स्टूडेंट को बताएं कि कोई नियम, कोई सिद्धांत कैसे काम करता है। हेल्प स्टूडेंट्स सी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज, मतलब कोई कॉन्सेप्ट अगर स्टूडेंट ने पढ़ा है, कोई एनालॉजी स्टूडेंट ने समझी है, तो उनके बीच में समानताएं और असमानताएं के बीच में वो पढ़े। ठीक है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। और डी जो ऑप्शन है एनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज वर्ड आ गया। ठीक है, सबसे पहली बात आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स, तो आइसोलेटेड फैक्ट को रट्टा मारे या फिर प्रोसीजर को रट्टा मारे, तो यहाँ पे रट्टे मारने वाली बात आ गई। तो एक्चुअली में जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो लर्निंग के विषय में ट्रू है, सच्ची है, सत्य है। तो आप बताएं, ऑप्शन पढ़ लें एक बार। थोड़ा सा मैं टाइम बचा देता हूं आपका। ठीक है, तो इसमें हम वही ऑप्शन निकाल लेते हैं जो कि बिल्कुल सही है, जो ट्रू है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देख लें एक बार, बाकी आप देख सकते हैं बड़े आराम से। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देख लें। लर्निंग इज़ इफेक्टिव इन एन environment that is emotionally positive and satisfying for the learners। यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि भाई जो लर्निंग है वो इमोशनली पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर ही होगी। मतलब अगर कोई बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है तो अगर घर का जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव है, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं बच्चे को इनक्रेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो ये एक सहायक एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, तो बच्चा जो है जल्दी से सीखेगा, अच्छे से सीखेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसको हम उल्टा कर दें कि बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन जब वो घर पे जाता है तो उसके माता पिता के बीच में काफ़ी सारी लड़ाई होती है, जो बच्चा देखता है अपनी आंखों से। तो एक्चुअली में वो जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे को सपोर्ट नहीं करेगा और बच्चे की जो लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इमोशनली पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे के पास होना चाहिए, ये खास कंडीशन होती है लर्निंग की। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, जल्दी से बताएं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, आप सभी को पता है, वो सिद्धांत हमने पढ़े हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ह्यूमन डेवलपमेंट का नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है वो कॉन्टिन्यूटी एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, बिल्कुल सही बात है। सिक्वेंशियलिटी, बिल्कुल सही बात है, सीक्वेंस में जो है डेवलपमेंट होता है। सी ऑप्शन जनरल टू स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन ये प्रिंसिपल है। रिवर्सिबल एक प्रिंसिपल नहीं है।
रिवर्सिबल का मतलब है कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो रिवर्स भी पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है, एक बार अगर टाइम पास हो चुका है, आपकी एज बढ़ गई है, तो आप जो है, जैसे मान लो आप 30 साल के हो, तो कभी आप 29 साल के नहीं हो पाओगे। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, ना कि रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी है। उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, जो असेसमेंट हम करते हैं, जो मूल्यांकन हम करते हैं स्टूडेंट का, उसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आपके सामने ABCD की फॉर्म में। स्टूडेंट के एरर्स को पॉइंट आउट करना इसका मेन मकसद है, या टू मेज़र द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, या लर्नर की अचीवमेंट को मेज़र करना कि भाई कितना लर्नर ने सीख लिया है, ये मेन पर्पस है। या फिर टू डिसाइड इफ़ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, या स्टूडेंट को पास करना है, फेल करना है, ये इसका मकसद है। या फिर टू डायग्नोज एंड रिमेडी गैप्स इन लर्निंग। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी के अंदर डायग्नोज या फिर रेमेडी ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर किन्हीं बच्चों को नहीं पता डायग्नोज का क्या मतलब है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डायग्नोज का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं। जैसे डॉक्टर के बाहर लिखा रहता है ना डायग्नोसिस लैब, डायग्नोस का मतलब होता है कि अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे से समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक्चुअली में उसकी कमी का पता लगाना कि वो जो स्टूडेंट है वो उस प्रॉब्लम को क्यों फेस कर रहा है, इसका रीज़न क्या है, जो कि मेन साइकोलॉजी का आधार है। यहाँ पे एक समस्या को जड़ से देखा जाता है कि भाई उसके पीछे उसका रीज़न क्या है। एक्चुअली कोई चोर अगर चोरी कर रहा है तो हम ये नहीं देखते कि उसने चोरी कर ली है, हम ये देखते हैं कि भाई उसने चोरी क्यों की। ये साइकोलॉजी के अंदर ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तभी जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो बना हुआ है। तो जो डायग्नोस है एक्चुअली में कमी का पता लगाना और रिमेडीज देनी। रेमेडी का मतलब है कि कमी एक बार पता चल गई तो हमें अब क्या रिमेडी देनी है, क्या उसके पीछे एक्शन लेना है कि जिससे कि बच्चा जो है अच्छे से समझे, और धीरे धीरे क्या हम उसको रिवाइज कराएं, सिस्टमेटिक रिवीजन उसको कराएं, या फिर पीछे से लेके चलें, स्टार्टिंग से लेके चलें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें करानी होती हैं। तो ऑप्शन जो है आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ मैं, टू डायग्नोज एंड रिमेडी गैप्स इन लर्निंग। तो असेसमेंट का मेन पर्पस ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझें इसे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम्स एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से एक स्कीम उन्होंने स्पॉन्सर की हुई है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब होता है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा क्या होती है इसका मैं बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो सरकार ने जो स्कीम चलाई हुई है डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, और कौन सी स्कीम है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। वो एक्चुअली में बच्चों को कहाँ पे मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन, कहाँ पे सरकार ने बोला है कि भाई इंटीग्रेशन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है। ए ऑप्शन है रेगुलर स्कूल्स, बी ऑप्शन है स्पेशल स्कूल्स, सी ऑप्शन है ओपन स्कूल्स, और डी ऑप्शन है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, रेगुलर स्कूल्स के अंदर इंटीग्रेशन एजुकेशन इम्प्लीमेंट होती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन एजुकेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने हिंदी में आपको बताया एकीकृत शिक्षा। मतलब इसका सीधा सा अगर मैं आपको मतलब बताऊं कि इंटीग्रेशन एजुकेशन का मतलब होता है कि समाज के जितने भी पिछड़े वर्ग के पर्सन हैं, स्टूडेंट हैं, वो बच्चे जो हैं वो स्कूल में आके पढ़ सकते हैं। कौन से स्कूल में, रेगुलर स्कूल में आके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड है, सोसाइटी बेस्ड है, कास्ट बेस्ड है। मतलब कहने का मतलब ये है कास्ट बेस्ड है। डिफरेंट टाइप्स की कास्ट होती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सभी को पता है कितना कास्टिज्म हमारे सोसाइटी के अंदर चलता है। तो जो लो कास्ट होती हैं उनको भी मौका मिले, वो जो है
रेगुलर स्कूल के अंदर आके पढ़ें, ठीक है। जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप के बच्चे होते हैं वो भी रेगुलर स्कूल के अंदर आके पढ़ें। ऐसा नहीं है कि उनके लिए हम अलग स्कूल खोल दें, स्पेशल स्कूल्स खोल दें तो वहाँ पे पैसा खर्च करें, नहीं। तो इसको हम इंटीग्रेशन एजुकेशन कहते हैं, एकीकृत, मतलब एक बन के पढ़ो, सारे के सारे एक बन के पढ़ो। जब स्कूल के अंदर जाते हैं ना तो वहाँ पे किसी स्पेशल स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग नहीं करता बच्चा, क्योंकि स्कूल के अंदर सब एक जैसे लगते हैं यूनिफॉर्म वाइज, इसलिए यूनिफॉर्म ये शब्द आया है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है मतलब एक जैसा, ठीक है। वहाँ पे कास्ट नहीं है कि ये पंडित है, ये ठाकुर है। वहाँ पे सब बच्चे जो हैं एक साथ पढ़ते हैं। अगर सारे बच्चे एक साथ नीचे बैठे हैं तो सभी एक साथ नीचे बैठेंगे, ठीक है। सारे बच्चे अगर चेयर पे बैठे हैं तो सभी चेयर पे बैठेंगे। तो ये मतलब है इंटीग्रेशन एजुकेशन का, ठीक है। तो आंसर जो है आपको मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेगुलर स्कूल के अंदर होता है ये। Which of the following is not a sign of reading difficulty among your learners? Difficulty in, इनमें से कौन सा डिसेबिलिटीज़ का साइन नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताएं। इनमें से कौन सा डिसेबिलिटीज़ का साइन नहीं है कि बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी नहीं है अगर ये चीज़ हो रही है तो? ऑप्शन नंबर ए लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, बी ऑप्शन है रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, सी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, डी ऑप्शन है स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़। बच्चे को अगर वर्ड को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आइडियाज़ को समझने में प्रॉब्लम है, तो ये कोई डिसेबिलिटी का साइन नहीं है, ठीक है। बाकी तीन जो ऑप्शन है वो क्लियरली डिसेबिलिटीज़ के साइन है कि बच्चे के अंदर कोई खास स्पेसिफिक टाइप की कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है कॉन्सेप्ट को, तो हो सकता है बच्चा मैच्योर नहीं हुआ अभी, बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को पकड़ेगा, समझेगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो देखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए टीचर वॉन्ट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल। एक टीचर है, वो अपने क्लास के जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो चाहता है कि उनके बच्चे को पोटेंशियल को अचीव करें, ठीक है, और थोड़े से स्पेशलाइज्ड बने। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी नॉट टू डू अचीव हर ऑब्जेक्ट, उनमें से उसको क्या नहीं करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट डू अचीव हर ऑब्जेक्टिव, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन टू अचीव देयर पोटेंशियल, क्या नहीं करना चाहिए? तो नहीं वाला ऑप्शन यूज़ करना है। ऑप्शन ए है टीच देम टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए, ठीक है, कि भाई स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो भगवान नहीं होते, मैं कई बार कह चुका हूँ, स्टूडेंट ही है बेचारा, ठीक है। तो स्ट्रेस वो भी लेता है, जब आप ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे तो वो स्ट्रेस लेगा। डी ऑप्शन है चैलेंज दैम टू एनहेंस देयर क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही बात है, टीचर को करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। बच्चा जो है गिफ्टेड बच्चा भी उस चीज़ को चैलेंज की तरह ही लेता है। सी ऑप्शन थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है। सेग्रीगेट, यहाँ पे वर्ड पहले से ही आ गया है और मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो सेग्रीगेट वर्ड है ये एक नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे देखो आइसोलेशन भी आ गया है। सेग्रीगेट मतलब आइसोलेशन ही होता है। सेग्रीगेट देम फ्रॉम देयर पीयर्स ऑफ स्पेशल अटेंशन, भाई उनको स्पेशल अटेंशन दो, ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल भी गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, आप उनको सेपरेट करोगे, सेपरेट पढ़ाओगे, टाइम की वेस्टिंग होगी। और सेग्रीगेट मतलब दूसरे बच्चों के अंदर हीन भावना क्रिएट होगी कि भाई वो तो बहुत ही अच्छा बच्चा है इसलिए वो हमसे अलग बैठ के पढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऐसा टीचर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, इनमें से कौन सी इंट्रिंसिकली मोटिवेशन नहीं है, जल्दी से बताएं। दे ऑलवेज सक्सीड, दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, they display high level of energy while working, they like challenging task। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है, जो आप ऐसा ऑप्शन देखें ABCD की फॉर्म में जो कि आपको बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, जो ऑप्शन बिल्कुल ही अलग है, तो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन है वो आपका ए, दे ऑलवेज सक्सीड। ऐसा तो नहीं होता कि अगर 100 इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन है तो 100 के 100 ही सक्सीड होंगे, ठीक है। तो ये कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है
जैसे मेरा चैनल है, मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, तो मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूँ। सपोज करें मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सक्सीड ही करूँगा, ठीक है। हालांकि ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है, मैं सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो बाकी ऑप्शन पढ़ लेना BCD की फॉर्म में। दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, बिल्कुल सही बात है। इंट्रिंसिकली मोटिवेशन होती इस वजह से है। द डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी, ठीक है, सही बात है। बाकी ऑप्शन सही लगेंगे आपको, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप सभी को पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल कौन सा नहीं है। असाइनमेंट, ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, आप सभी जानते हैं। बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, तो बच्चों को बेसिकली असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ओरल क्वेश्चन, बच्चे से कोई ओरल क्वेश्चन सुनाने के लिए बोलते हैं, तो भी आप लर्निंग के लिए ही असेसमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। क्विज एंड गेम्स हो रहा है, तो भी वहाँ पे बच्चों को जज किया जा रहा है, बच्चे की लर्निंग को जज किया जा रहा है। ट्रम टेस्ट, यहाँ पे जो ट्रम टेस्ट है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रम टेस्ट है वो बेसिकली असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक समेटिव टाइप का असेसमेंट हो जाएगा, जहाँ पे बच्चों को पूरा सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं होगा। तो उसका जो सही आंसर है बच्चों, सॉरी मेरे मुंह से बार बार बच्चों निकलता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आप सभी टीचर बनना चाहते हैं और मैं बार बार आपको बच्चा बोलता हूँ, तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं करना, क्योंकि थोड़ी कंडीशनिंग इस टाइप की हो रखी है। हालांकि मैं इस आदत को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बार बार कई बार ध्यान करके दोस्त भी बोलता हूँ, तो अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे बच्चा बोल रहा हूँ, तो बार बार जो है उस चीज़ को बिल्कुल माइंड ना करें, ठीक है। क्योंकि मैंने 8-9 साल, और करंटली अभी भी मैं टीचर हूँ, तो मैं जो है, मेरे को कम से कम 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, या इससे भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मेरी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है कि मैं बच्चों को स्टूडेंट को बच्चा करके ही बोलता हूँ, ठीक है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रम टेस्ट है वो एक प्रकार का असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। लर्नर्स शुड नॉट बी एनकरेज टू, लर्नर को इनकरेज नहीं करना चाहिए, इन स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है, जल्दी से बताएं। आस्क एज मैनी एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, बिल्कुल करना चाहिए आपको। एक्चुअली स्टूडेंट को इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको अच्छे से उसको इनकरेज करना चाहिए। बी ऑप्शन है एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ए ग्रुप वर्क, बिल्कुल करना चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटी शो करें, अपने आप को एक्टिव बनाए रखें, बिल्कुल करना चाहिए। सी ऑप्शन है पार्टिसिपेट इन एज मैनी को करिकुलर एक्टिविटी एज पॉसिबल, ये भी आपको करना चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल के अलावा, मतलब पढ़ाई के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है स्कूल में, उनमें भी बढ़ चढ़ के भाग लें। तो इसका जो सही आंसर है, मेमोराइज भी दिख गया आपको। मेमोराइज का मतलब क्या होता है, मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, रट्टा मारना, तो बिल्कुल ही ये पॉसिबल नहीं है, इस वर्ड को बिल्कुल हटा दें। तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा, कि आपको स्टूडेंट को ये नहीं करना चाहिए कि वो रट्टा मारे, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटी के ऊपर मैं जल्दी से कुछ कहना चाहता हूँ। बेसिकली अगर आप टीचर हैं, जैसे 11th क्लास पढ़ाते हैं, 12th क्लास पढ़ाते हैं, तो जो को करिकुलर एक्टिविटी की जो ये भावना है जो बच्चों को करनी होती है, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं ना 11th 12th के, वो ज़्यादा नहीं करते को करिकुलर एक्टिविटी। मतलब को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल के अंदर आप सभी को पता है कि हाउसेज होते हैं, स्कूल के अंदर हाउसेज होते हैं, क्लब्स होते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और ये ज़्यादातर मैंने देखा है, जो बच्चे 11th 12th में हो जाते हैं, जो एडोलेसेंस स्टेज में आते हैं, जिनकी एज लगभग 16, 17, 18 के बीच में होती है, वो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। अगर आप में से कोई टीचर है जो मेरा सब्सक्राइबर है, जो मेरे लेक्चर, जो मेरे वीडियो सेशन को कंसिस्टेंटली देख रहा है, तो वो मेरे को बताएं कि मैं बिल्कुल सही हूँ या गलत हूँ। वो बच्चे डेफिनेटली ऐसा करते हैं, तो हमें एनकरेज करना चाहिए उन बच्चों को,
ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हालांकि फोर्स नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, बलपूर्वक ना करे बच्चा। ठीक है, अगर प्यार से मान जाए तो इससे बड़ी बात ही नहीं है कोई, और अगर बच्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता तो छोड़ दो। उसके बाद 26, इरफान ब्रेक्स टॉयज एंड डिसमेंटल्स देम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट्स, व्हाट वुड यू डू। इरफान एक बच्चा है और वो खिलौनों को तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, उसके पीछे उसकी मंशा ये है कि वो उन खिलौनों को डिसमेंटल करके उन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना चाहता है कि भाई ये जुड़े कैसे हुए हैं, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल, क्या काम कर रहा है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। नेवर लेट इरफान प्ले विद टॉयज, इरफान को कभी खिलौनों के साथ नहीं खेलने दोगे। ऑलवेज कीप ए क्लोज वॉच, जब इरफान खिलौनों के साथ खेलेगा तो आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे। सी ऑप्शन है। एनकरेज हिज इनक्विस्टिव नेचर, इनके इनक्विस्टिव नेचर होता है क्यूरियस नेचर, कि बच्चा जो है कुछ जानना चाहता है। इनक्विस्टिव नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी, और उसकी एनर्जी को चैनलाइज करोगे, उसको सपोर्ट करके। मेक हिम अंडरस्टैंड दैट टॉयज शुड नॉट बी ब्रेकन, और उसको समझाओगे कि बेटा खिलौना खेलने की चीज़ होती है, तोड़ने की चीज़ नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है आपको पता लग ही गया होगा। एक ऑप्शन जो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है वो है सी ऑप्शन, बाकी तो 3 तो नेगेटिव है। मतलब बच्चा जो है खिलौना तोड़ रहा है और डिसमेंटल करके उनके कंपोनेंट के बारे में स्टडी कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। बच्चा जो है क्रिएटिव है, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता होगा, और फ्यूचर में बच्चा बहुत ही अच्छा करेगा, ये एक अच्छा साइन है। तो बच्चे को डांटे ना, बच्चे को सपोर्ट करें, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करें। जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वीमेन, ऐसे स्टेटमेंट कि आदमी जो हैं, पुरुष जो हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं औरतों के मुकाबले, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपका इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, शोज जेंडर बाइज। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जेंडर के बीच में पक्षपात है। ठीक है, किसका जेंडर, एक्चुअली में मैन का और वीमेन का जेंडर। हमारी सोसाइटी का जो एटीट्यूड है उसके हिसाब से जेंडर वाइज बना हुआ है, जो कि स्कूल के अंदर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स ए टीचर इन, मतलब अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, मतलब एक टीचर को इन प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन से प्रिंसिपल की डेवलपमेंट, कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था इससे पहले, तो वो टीचर को किस कॉन्टेक्स्ट में हेल्प करता है। जल्दी से बताएं, ऑप्शन आपके सामने हैं। आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इनसे कुछ लेना देना नहीं है टीचर का कि भाई बैकग्राउंड क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। डी ऑप्शन देख लो एक बार, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्नर स्टाइल्स ऑफ द लर्नर्स, मतलब लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर, मतलब एक टीचर को अगर इन प्रिंसिपल्स के बारे में पता होगा, उसको समझ होगी। कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो वो बच्चे वो समझ पाएगा कि क्लास के अंदर डिफरेंस क्यों है, इंडिविजुअली डिफरेंस का गैप क्यों है। कोई बच्चा अच्छा समझ रहा है, एट द सेम टाइम कोई दूसरा बच्चा जो है उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ये है इंडिविजुअल डिफरेंस, जो गैप है। किसके बीच का गैप, जो बच्चा गिफ्टेड है और जो बच्चा वीक है स्टडी में, तो उसको मालूम होगा अगर उसने प्रिंसिपल पढ़ रखे होंगे डेवलपमेंट के, तो अब होगा क्या कि वो उस बच्चे को डांटेगा नहीं कभी भी। जो बच्चा वीक है, जिसको समझने में प्रॉब्लम होती है, कभी भी नहीं डांटेगा, उसको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो हो सकता है कि वो उसको डांट दें, हो सकता है कि वो उस वीक बच्चे को पनिश करें। सबसे बड़ी बात देखो ये चीज़ है, ठीक है, जो कि मतलब आजकल के टाइम में तो जो साइकोलॉजी है फॉर द टीचर, इट मस्ट, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, टू बिकम ए वेरी गुड टीचर। Now move to question number 29. Christina took her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her students. It may connoted as,
क्रिस्टीना जो है वो अपनी क्लास को एक ट्रिप पे ले गई, फील्ड ट्रिप। वहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट के साथ उसने पूरा ट्रिप का जो होल कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस किया कि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा। इट मे बी कॉनेटेड एज, अब ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग दर्शा रहा है या असेसमेंट फॉर लर्निंग दर्शा रहा है। बाकी सी और डी ऑप्शन को छोड़ दो आप, क्योंकि लर्निंग फॉर असेसमेंट ये कुछ नहीं होता। ए और बी में से कोई इसका एक राइट आंसर है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसका राइट आंसर है। क्यों इसका राइट आंसर है ये? क्योंकि ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट जहाँ चीज़ होती है जब उसका असेसमेंट होता है तो उसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ट्रिप के बीच में ही अगर वो कुछ व्याख्या करती तो उसे कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसका जो राइट आंसर है मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जल्दी से बताएं, थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टेटमेंट एन इम्पोर्टेंट प्रिडिक्शन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज इंश्योरिंग हर हिज हेल्थी फिजिकल डेवलपमेंट। एक स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। एन इम्पोर्टेंट प्रिडिक्शन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, मतलब चाइल्ड की प्रिडिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। इज इंश्योरिंग हर हिज हेल्थी फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में बात हो रही है, और प्रिडिक्शन हो रहा है चाइल्ड के लिए कि भाई चाइल्ड के लिए कौन सा जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो बेसिकली बेस्ट है, प्रॉपर प्रिडिक्शन कर पाएगा कि फ्यूचर में जाके ये कैसा बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कहाँ पे इसको मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से आंसर पे ही लिए चलता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्यों है ट्रू? क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बेसिकली वो इंटर रिलेटेड होता है दूसरे डोमेन के साथ। मतलब दूसरी डोमेन क्या है, साइकोलॉजी के अंदर कुछ डोमेन है। अगर डोमेन के बारे में आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं CDP के, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना, जहाँ पे मैंने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बताया है, ठीक है, इमोशनली डोमेन के बारे में बताया है, सोशल डोमेन भी होता है आपका, और आपका एक होता है फिजिकल डोमेन। देखो ये जो डोमेन है, ये सारी जो डोमेन है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप ध्यान रखें ये बात, क्या है, इंटर रिलेटेड। अगर फिजिकल डोमेन बच्चे का अच्छा नहीं जाएगा तो 99% चांसेस है कि बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन भी अच्छा ना जाए, और अगर कॉग्निटिव डोमेन ख़राब हो गया तो बच्चे का इमोशनल डोमेन भी ख़राब हो जाएगा, या फिर सोशल डोमेन आप कह सकते हैं। तो ये सारी जो डोमेन है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर एक डोमेन में भी कुछ खराबी है तो बाकी डोमेन को वो डिफेक्ट क्रिएट करेगा। तो बच्चों ये थे, दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने आपको बताया। और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है CTET में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर मैं लेके आऊँगा वो लेटेस्ट होगा 2019 का, यानी कि 2019 का क्वेश्चन पेपर होगा। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किए हैं अपने चैनल पर, टैट्स गुरु पर, तो उनमें 2016 के 2 क्वेश्चन पेपर हैं, 2015 के 2 क्वेश्चन पेपर हैं, 2013 का 1 क्वेश्चन पेपर है, और 2012 के 2 क्वेश्चन पेपर हैं, और 2011 का 1 क्वेश्चन पेपर है। तो मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर एक क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उसमें CDP के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो यानी कि 300 क्वेश्चन मैं अपने चैनल टैट्स ग्रुप पर करवा चुका हूँ, 300 क्वेश्चन। और मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन जो है अच्छे से कराऊँ आने वाले टाइम में। 2019 का भी क्वेश्चन पेपर कराऊँगा और भी मॉक टेस्ट करवाऊँगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल को कॉन्टिन्यूसली वॉच करोगे तो मैं ये आपको गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको श्योरिटी ज़रूर दे दूँगा कि आपके जो 30 में से 30 नंबर जो है उनके आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ मैं इंग्लिश के भी कुछ लेक्चर लेके आऊँगा, जहाँ पे मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं। जैसे कि नाउन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, और एक बार मैंने प्रोनाउन के बारे में भी आपको बताया है। ये पार्ट ऑफ स्पीच है, और जनरली मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट ऑफ स्पीच भी और लेके आऊँ। जैसे कि एडवर्ब होता है, बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है उसका समझना,
और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने इस चैनल पर आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।